biological nitrogen fixation. What is nitrogen fixation? If we are going to start again, then we can discuss some more concepts also, right? What is nitrogen fixation? हाथ भीड़ में नहीं बोलने का, कोई पीछे से जवाब चाहिए मुझे, पीछे से कोई, अरे अफसर बनना है यार। हाँ जी मैम, बोलो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, fixation of free nitrogen from air to soil done by microorganisms or bacteria. This is also not complete. Yes? Accessible form. What is the accessible form then? Nitrates and nitrites. So always remember, if you are saying, then say it completely, that nitrogen fixation is the process by which what we are doing is the atmospheric free nitrogen is converted to nitrites and nitrates so that they can be directly accessible to the roots of the plants. That we call as nitrogen fixation, and blue-green algae are doing that, right? The most biodiverse rich area of India is the Western Ghat, और इसमें मैंने 3 चीजें बताई हैं, तुम्हें बताओगे मुझे कौन कौन सी? They are ecological sensitive zones by Government of India. कोई बता सकते? कमेटी थी एक, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से इन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बोला। अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज कंजर्वेशन इंटरनेशनल। यही पूछ लेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन इशू करता है, राइट? देन दे आर बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को। विच प्रोग्राम? मैन एंड बायोस्फीयर मैप। The species diversity is highest in the tropical rainforest, right? Can I say the tropical rainforest will have the presence of reptiles? Reptiles? अरे जो पेड़ों पे लमकेंगे रेप्टाइल्स ही तो ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे हार्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स जो कि हम बात करते हैं, टाइगर, जैगवार, पैंथर, प्यूमा, ये मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, राइट? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लायन। मैंने इसका स्टोरी तुम्हें बता दिया था पहले ही कि लायन एंड टाइगर बोथ आर प्रेजेंट इन वाइल्ड इन इंडिया ओनली, एंड द नवाब ऑफ जूनागढ़ टुक द इनिशिएटिव so that they can protect the lions. Earlier these lions were also present in the area of Pakistan, adjoining areas of Pakistan, but अब ये सिर्फ इंडिया में एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज गिर नेशनल पार्क। बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन, जो सबसे ज्यादा हम डेंजर है बायोडाइवर्सिटी को, वो नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से होता है। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन। सी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, 2 तरीके के पांडास हैं। अगर हम बियर्स की बात करते हैं, 2-3 चीजें इनके साथ एसोसिएट होती हैं। एक बियर मैंने तुम्हें बताया था जो कि मध्य प्रदेश के रीजन में है, दैट इज द स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर इज फेमस फॉर व्हाट? किलिंग विदाउट रीजन। किलिंग विदाउट रीजन, स्लॉथ बियर फर्स्ट। सेकेंड, ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। ब्लैक एंड व्हाइट पांडा इज प्रेजेंट इन चाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुंग-फू पांडा। कुंग-फू पांडा इज ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। एंड थर्ड वन इज द रेड पांडा। दिस इज द रेड पांडा विच इज जनरली प्रेजेंट इन द मानस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, और मानस नेशनल पार्क इंडिया और भूटान दोनों में है। इंडिया और भूटान दोनों में है, और वहां पे मिलता है हमें रेड पांडा। तो बेसिकली ये ईस्टर्न हिमालयाज हुआ। घड़ियाल की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल जो है वो 3 तरीके के हैं। एक घड़ियाल है, एक मगर क्रोकोडाइल है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है कहां पे? भीतरकनिका मैंग्रोव्स में। जो ये घड़ियाल है ये मिलता है चंबल में। ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में भी पूछा था। घड़ियाल इज जनरली फाउंड इन चंबल और रिवर्स में मिलता है, फ्रेश वाटर होते हैं ये। और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से कम खतरनाक होते हैं। इनका जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, एंड दे आर कंपैरेटिवली मोर ब्यूटीफुल देन द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर क्रोकोडाइल्स, राइट?
So this statement is wrong. This one is right. So the answer would be A only. Right? Next question. Loktak Lake. See here, answer would be C. Both are the correct statements. अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, देर आर सर्टेन रेंजेस, पटकई बूम, देन नागा हिल्स, मनी हिल्स एंड मीजो हिल्स. इन चारों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द पूर्वांचल हिल्स. मेक सेंस? These are known as the Purvanchal Hills, and these Purvanchal Hills are acting as the water divide for India. They act as the water divide. Why is it so? Because मैंने कल एक बात बोली थी, सिंटेक्शियल बेंड के कारण इरावदी रिवर इंडिया में नहीं आ रही है. कहां जा, ब्रह्मपुत्र इंडिया में आ रही है और इरावदी ऊपर से जा रही है. सो यहां से अगर इरावदी रिवर ट्रेवल करती है म्यांमार में, इरावदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिवर चिंदविन. वो निकलती है यहां से, यानी कि पटकई बूम से. सो दिस इज द चिंदविन रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इरावदी. तो एक साइड से रिवर इधर जा रही है और ब्रह्मपुत्र इधर जा रही है. सो दीज आर एक्टिंग एज द वाटर डिवाइड. वन थिंग. सेकेंड, इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री है, दैट इज नॉट द सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, रादर इज द नेचुरल बाउंड्री. सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री और नेचुरल बाउंड्री में फर्क मालूम रहता है. नेचुरल बाउंड्री मतलब ये पहाड़ों ने अपने आप नेचुरली बाउंड्री क्रिएट की हुई है. सुपर इम्पोज मतलब रेड क्लिफ लाइन, मैकमेल लाइन, राइट, डुरेंट लाइन, ये सारी क्या है, जो इंसानों ने बनाई. तो दे आर दी सुपर इम्पोज्ड वन. इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री इज द नेचुरल और सुपर इम्पोज्ड? हाँ, किस नाम से जानी जाती है? हाँ, रेड क्लिफ लाइन. इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री भी क्या है? रेड क्लिफ लाइन. रेडक्लिफ ब्राउन नाम था उनका. He was an anthropologist specially called to make such boundaries. Right? Now, second is, this is Patkai Boom. This one is Naga, Mani and Mizo. Naga Hills. Naga Hills पे एक mount है which is the very very famous mount and is the highest mount of Naga Hills and can be asked, that is Mount Saramati. Mount Saramati is the highest mount of Naga Hills. Then coming to Manipur. मणिपुर में यहां पे एक रिवर निकलती है मनी हिल से. द नेम ऑफ द रिवर इज बराक. द नेम ऑफ द रिवर इज बराक. ठीक है, मनी हिल से निकलती है ये. और यहां पे एक लेक है, दैट इज द लोकटक लेक. और एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, एक हिरन है यहां पे, डांसिंग डियर और संगाई डियर और डांसिंग डियर और ईट्स डियर. तीन नाम है इसके, ईट्स डियर, डांसिंग डियर और संगाई डियर. राइट? ये कहां पे मिलेगा? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के पास है एक लेक जिसका नाम है लोकटक लेक. लोकटक लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है एंड फेमस फॉर फुमडीज. फेमस फॉर फुमडीज. वेट फॉर वाइल. अगर फुमडीज जानते क्या होता? फुमडीज मीन्स दिस इज द नेशनल पार्क विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क. फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब है इस नेशनल पार्क पे जो भी पानी है, पानी के ऊपर डेड वेजिटेशन फ्लोट करती है. और डेड वेजिटेशन इतना जम गई है कि वो जितना भी हमारे टूरिस्ट रीजन्स हैं, जितने भी टूरिज्म है, उनको सपोर्ट करती है. एंड इनफैक्ट वहां पे लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने होटल्स बना रखे हैं, हट्स बना रखी हैं. लेट मी शो यू. See, this is what the floating national park Loktak is. Right? यहां पे लोगों ने अपने हट्स, ये सारा वेजिटेशन क्या है? पूरा का पूरा डेड वेजिटेशन है जिसके ऊपर सारे हर्ट्स और ये सब बने हुए हैं. सो दिस वी कॉल एज द फुमडीज एंड दिस इज नोन एज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क. एंड लोकटक लेक इज द फ्रेश वाटर लेक.
राइट? अरे समझ में आता है? सो द सेकंड आंसर इज बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द आंसर वुड बी सी. नेक्स्ट इज which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of an ecosystem? ठीक है. The answer would be B. So ध्यान से सुनने का इसको. कोई भी अगर बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज कब होगा? जब भी किसी रीजन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है वहां पे ट्रीज बढ़ गए, नेचुरल वेजिटेशन बढ़ गया, इन कारण से बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, तो ये तो होगा नहीं. सेकेंड इज द एज ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का एज, जितना पुराना इकोसिस्टम होता है और अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बायोडाइवर्सिटी के ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है. सो द प्रोबेबिलिटी इज मोर. सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स. How is it responsible for the increase in biodiversity? Very good. See, जब ट्रॉफिक लेवल कम होंगे, ट्रॉफिक लेवल समझते? लेट्स से मैं एक पिरामिड बना रहा हूं, इसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे हम जा रहे हैं, ठीक है? ह्यूमंस पता है इस पिरामिड में कभी भी फूड चेन में ह्यूमंस को हम काउंट नहीं करते, राइट? ह्यूमंस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स. एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे अगर मैं जाता हूं तो एक चीज मुझे नजर आती है, वो श्योर है, दैट इज एनर्जी लॉस. और जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होता रहेगा. ये तुमने सुना होगा, कौन सा रूल कहते हैं इसको? यस, 10% रूल. कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10%. 90% एनर्जी लॉस हो जाता है. इसीलिए अगर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होंगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा. एनर्जी लॉस ज्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी. इसीलिए जितने लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होंगे तो बायोडाइवर्सिटी विल बी कंपैरेटिवली हाई. इसीलिए ये भी गलत. द आंसर वुड बी बॉम्बे. राइट? समझ में आता सबको? जिंदा है सब लोग पीछे? बीच में कोई भी डिस्टरबेंस कर दे किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, मॉडरेट डिस्टरबेंस होता है ना जब तक, तब तक फिर भी चलता है. अगर इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्टरबेंस विल बी इंक्रीज, नो, द बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज. बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स. Hibernation. What do you understand by hibernation? See, this is the process of saving energy. And in fact, कल हम जब बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि जितने भी पोलार एनिमल्स हैं, जो पोलार रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं, इनके पास एक प्रॉब्लम ये है कि ये ठंड में अपनी एनर्जी को कैसे सेव करेंगे. उनके कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं. बायोलॉजिकल चेंजेस में मैंने बोला था कि इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोटी होगी, बहुत फैटी होंगे, फैट बहुत ज्यादा होगा, बट जो आउटर लिम्स होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे. अगर तुम देखना चाहो तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसे याद रहता नहीं है जब तक फोटो ना दिखाऊं तुम्हें. सी दिस पोलार बियर. इसके खुद की जो स्किन है वो कितनी मोटी है, इसके लिम्स देखो, कान देखो कितने, इसका नाक देखो है ही नहीं. सो द आउटर लिम्स विल बी ऑलवेज स्मॉल. एंड इफ यू विल सी द एलिफेंट और द एनिमल्स हु आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, दे वांट टू रिलीज हीट. वो हीट रिलीज करना चाहते हैं, इसके लिए उनके आउटर लिम्स हमेशा बड़े होंगे, इसीलिए हाथी के कान बड़े होते हैं. राइट? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. एंड इन फैक्ट जब सर्दियां आती हैं तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता. ये क्या करते हैं, अपना एक जगह ढूंढते हैं, उसके बीच में खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं, सो जाते हैं. ये सोचते हैं बाहर जिंदगी में कुछ ना एग्जिस्ट करता. एंड दीज ऑल आर बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स. दे ऑल शो द हाइबरनेशन प्रोसेस. राइट?
because we are the warm blooded animals, we can go on with the a change in temperature. होता क्या है ह्यूमंस के साथ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं तब हमारी बॉडी में म्यूटेशन होना स्टार्ट होते हैं. अब उस एनवायरमेंटल चेंज में जो म्यूटेशन है वो कैसे काम करेंगे ये मैं पहले भी बता चुका हूं. यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट पैलियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, अरे पढ़ा हुआ है सबने. तब हम केव्स में रहते थे, अरे रहते थे कि नहीं, भीमबेटका केव्स. आज कोई केव बना सकता है? नहीं बना सकता. एट दैट टाइम जो भी ह्यूमंस थे उनके जो हाथ हैं वो मेरे मुंह से भी बड़ा था, बड़े बड़े हाथ थे, उनके आउटर लिम्स बहुत स्ट्रांग थे, बट देयर ब्रेन साइज वाज लेस. बट लेटर ऑन एज सून एज द एनवायरमेंटल चैलेंज विल कम अप, तब ह्यूमंस ने सोचा कि अगर सरवाइव करना है तो उनको फायर को इन्वेंट करना पड़ेगा. फायर वो पहले भी इन्वेंट कर चुके थे, क्योंकि जब भी वो केव को डिग करेंगे या केव खोदेंगे तो पत्थर से खोदेंगे तो स्पार्क तो होगा. बट ह्यूमंस के पास एक चीज नहीं थी कि दे डिड नॉट कंट्रोल द फायर. जब उन्होंने फायर पे कंट्रोल किया ना, देन दे स्टार्टेड इवॉल्विंग. उससे पहले आग तो नेचुरल चीज है ना, अगर वो किसी जंगल में रह रहे हैं तो जंगल में आग लग गई, तो ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमंस ने फायर इन्वेंट कर लिया. नो, इन्वेंशन का मतलब यह था कि जब ह्यूमंस ने उस फायर पे कंट्रोल कर लिया उसके बाद हम कुक्ड फूड पे आ गए. इसीलिए एक चीज बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो बॉडी के चेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, एनवायरमेंट में बड़े काम की चीज है ये. लेट्स से अर्लियर वी यूज्ड टू हैव रो फूड. अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा फूड सॉफ्टर होता जा रहा है. जैसे जैसे फूड सॉफ्टर होता जा रहा है, जो मेरा जॉ है, इस जॉ की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है. इसीलिए नाउ यू विल सी अगली जनरेशन में जॉ साइज विल बी लेस, बट नंबर ऑफ टीथ आर सेम. अरे जॉ साइज कम हो गया, नंबर ऑफ टीथ आर सेम. इसीलिए आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रेसेस की है, एक बात. दूसरा, तुमने कई लोग देखे होंगे जिनके एक दांत के ऊपर दूसरा दांत है. वो क्यों आता है? उसका कारण यह है कि एवोल्यूशन के दौरान अब इस जॉ का रोल कम हो गया, क्योंकि अब हम सॉफ्टर फूड पे चले गए. और दूसरी बात, अब जो नंबर ऑफ टीथ है वो 32 तो हम कहते हैं, 32 तो किसी के नहीं आते, राइट. और तीसरी बात, पहले जब हम बात करते थे कि विजडम टूथ की, विजडम टूथ नहीं आता जनरली. किसी का है यहाँ पे? नहीं यार, एक आधे क्या होगा, वो भी क्यों, आगे आने वाली जनरेशन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका रोल नहीं है, उसका रोल नहीं है. जैसे जैसे जिस जिस चीज का रोल खत्म होता जाएगा वो बॉडी पार्ट एलिमिनेट हमारे म्यूटेशन करते रहते हैं. इसीलिए हम इन्वायरमेंट के साथ तो पूरा का पूरा प्रॉपर बैलेंस आउट कर रहे हैं. बट हाउ दीज गाइज, दीज एनिमल्स विल सर्वाइव विद द चेंज इन एनवायरमेंट. उनके अंदर भी तो कुछ ऐसे म्यूटेशंस होंगे. कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मेरा बॉडी टेम्परेचर मैं 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देख सकता हूं, बट ये नहीं जा सकते. इसीलिए हाइबरनेशन, एस्टिवेशन ऐसे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सो एक चीज लिखें, बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, स्नेक्स, बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, स्नेक्स, कॉमन बॉक्स टर्टल, कॉमन बॉक्स टर्टल, बम्बल बीज, bumblebees, they practice hibernation in winter. Practice hibernation in winter. राइट, याद रखना, कभी कुछ भी पूछ लें तो उसमें तुम्हें लिस्ट ऑफ एनिमल्स होना चाहिए. एनवायरमेंट, अगर मैं बात करता हूं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर यूपीएससी में बात करें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, नॉट मच कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व, बट स्टिल जितने भी चीजें आएंगी उनमें कुछ ना कुछ पीछे जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई विल गिव यू सो दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स. नाउ हर चीज का आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता.
सी काओ, ये तो बारे में सबको पता होगा, दिस इज डुगोंग, ये तो मैमल है, राइट, ये मैमल है. सी हॉर्स इज अ फिश, सी हॉर्स इज अ फिश, so this is not a mammal. Sea lion is a mammal, gives live birth, जो अपने young ones को डायरेक्ट लाइव बर्थ देते हैं. These are also the mammals. So remember this. इनको मेरे को नहीं देखने का, अपने नोट्स में ऐड करते रहो, याद करते रहो, आगे काम आएगा कहीं ना कहीं. समझ में आता है? डन. See, what are biodiversity hotspots? Biodiversity hotspot is a concept given by Norman Myers, and now Conservation International is the authority which is generally responsible for deciding the areas as the biodiversity hotspot. There are two conditions for an area to be designated as biodiversity hotspot. The two conditions are: pehla, the area must have the presence of at least 1500 endemic species. 1500 एंडेमिक स्पीशीज का प्रेजेंस होना चाहिए जो कि वर्ल्ड की 0.5% हो. पहली कंडीशन. दूसरा कंडीशन, द एरिया मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी. जो उसका 70% तो लॉस हो गया हो और 1500 वहां पे एंडेमिक स्पीशीज हो, उस एरिया को बोलेंगे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. और ये हॉटस्पॉट इसलिए है क्योंकि ये ऐसे रीजन्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं. दे आर बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, बट इनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट बना के हम कंजर्व करना चाहते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द एंडेमिक स्पीशीज. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूं, नाम लूंगा सबके, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीवन. First of all, the native species, then the non-native species, then the endemic species, then the indicator species, then flagship species, then invasive species, alien species. ये सारी की सारी एक सीक्वेंस है. पहली स्पीशीज है नेटिव स्पीशीज. नेटिव स्पीशीज का मतलब ये ऐसी स्पीशीज है जो कि किसी एक रीजन में ओरिजिनेट होती है, वहां मिलती हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पोटैटो, पोटैटो इज द नेटिव स्पीशी ऑफ पोर्टुगल. पुर्तगाल की नेटिव स्पीशी है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकती. ओरिजिन कहां से है? पुर्तगाल से, बट मिल कहीं पे भी सकती है. उसको हमने बोला नेटिव स्पीशी कहां की हुई? पुर्तगाल की. ठीक है. सेकंड आता है एंडेमिक स्पीशी. एंडेमिक स्पीशी नेटिव तो होती है जिस रीजन में ओरिजिनेट हुई, बट उस रीजन के अलावा कहीं और मिलेगी भी नहीं. मतलब वो स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलती है. दैट इज द एंडेमिक स्पीशी. थर्ड इज द इंडिकेटर स्पीशी. इंडिकेटर स्पीशीज आर दो स्पीशीज which indicates something, which indicates the health of the ecosystem. Let's say we talked about lichens yesterday. They are indicators of air pollution. Frogs are indicators of moisture and humidity in the environment. Cockroaches are for the, yes, गंदगी के क्या है वो इंडिकेटर है. So these are the indicator species. Then we call as invasive species. Invasive species are those species which are, remember always, which are non-native to that region. वो उस रीजन की नहीं है, या तो वो एक्सीडेंटली आई है या हम जान के लेके आए हैं. इधर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली एक रीजन में आ गई,
और वो ग्रो करेंगी दूसरे की कोस्ट पे, दूसरे की कोस्ट पे ग्रो करेंगी, उनको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीशी। यूकेलिप्टस, रैट्स और रोडेंट्स, राइट, वाटर हायासिंथ, these are the congress grass, lantana grass, these are what, the invasive species। ये इन्वेजिव स्पीशी इतना तेजी से बढ़ती हैं उस रीजन में कि जो वहां की ओरिजिनल स्पीशी ग्रो होनी चाहिए थी वो ग्रो नहीं हो पाती, उसको खा जाती, उसकी कोस्ट पे ग्रो करती हैं। उसका कारण ये होता है उस रीजन में, जिस रीजन में ये स्पीशी को हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका कोई प्रीडेटर नहीं होता, वो उस फूड चेन का पार्ट नहीं होती, इसीलिए इन्वेजिव हो जाती है, राइट। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसका, वहां पे ग्रो करेगी मस्त मलंग तरीके से। नेक्स्ट इज द फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज आर दो स्पीशीज जिनको बोलते हैं हम, अगर हम कहें एम्बेसडर स्पीशीज, ब्रांड एम्बेसडर होती हैं जो उस रीजन की, उनको फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर इज द फ्लैगशिप स्पीशी। ये क्या है? फ्लैगशिप स्पीशी है। और ये अगर फ्लैगशिप स्पीशी है तो इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना कि फ्लैगशिप स्पीशी ऐसी स्पीशी होगी जो खतरे में और जिसको हमने बचाना है। टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है वहां पे, बट हम चाहते क्या है कि इस रीजन में टूरिज्म को इंक्रीज करें, जिससे पैसा आए ताकि दूसरी स्पीशीज को कंजर्व किया जा सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक कैची चीज पकड़ी कि हाँ ठीक है, इसको ब्रांड एम्बेसडर बना देते, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, नाम सुनते लगता है अच्छा ये फ्लैगशिप होगा। These are termed as the flagship species. It is not necessary that these flagship species will be under danger or we want to protect them. They are just designated as flagship species so that we can promote that particular region where they are found, right? So these are those species. Now, biodiversity hotspots, they are located only in tropical regions. Agree with this? Generally, एक बात बताओ, होना सही चाहिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, होना चाहिए सही क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में रेनफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। सिर्फ एक ही रीजन ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बट ट्रॉपिकल रीजन के बाहर है, जो इस स्टेटमेंट को गलत करता है, दैट इज ईस्टर्न। उसके साथ साथ जो ज्यादा बड़ा, वो तो फिर भी ट्रॉपिक्स में आ गया, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन is the biodiversity hotspot which is outside the tropical region, right? India has 4 biodiversity hotspots. Yes, India has 4 biodiversity hotspots. कौन-कौन से? Himalayas, Indo-Burma region, Nicobar Islands and Western Ghats. लिख लो, Himalayas, Himalayas, Indo-Burma region, Indo-Burma region, थर्ड इज नॉर्थ ईस्ट पार्ट आ जाता है, ईस्टर्न हिमालय आ जाता है। ठीक है, हो गया तेरा डाउट दूर? नहीं हुआ? हाँ तो वही तो बोला, इंडो बर्मा रीजन में ईस्टर्न हिमालय आ गया। थर्ड इज दी निकोबार आइलैंड्स, पूर्वांचल हिल्स आते हैं ईस्टर्न हिमालय में, वो ऊपर वाला रीजन, राइट। हिमालयस पूरा कंसीडर होता है, इसमें सेंट्रल हिमालयस कहाँ है? निकोबार आइलैंड्स, ओनली निकोबार आइलैंड्स। एंड फोर्थ इज वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। These are the 4 biodiversity hotspots of India. तेरा हो गया अब डाउट दूर? ईस्टर्न हिमालयस आ गए, हिमालयस के अंदर ही आ जाता ना, तो इंडो बर्मा रीजन उसको पूरा कंसीडर किया जाता है। मैं तेरे को ना एक फोटो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसमें तेरे को कवर क्लियर हो जाएगा।
जैसे हिमालयाज पूरा ऐसे कंसीडर होता है, फिर पूरा इंडो बर्मा रीजन आता है, फिर नीचे निकोबार आइलैंड्स और फिर साइड में वेस्टर्न घाट्स. सो द आंसर वुड बी नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द रॉन्ग वन. अभी बताया कौन सा पार्ट है, साउथ वेस्टर्न. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन एंड ईस्टर्न हिमालयाज बोथ आर दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? हाँ जी 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ठीक है. नेक्स्ट, what are sacred grooves? What are sacred grooves? नहीं पता? देखो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कुछ पीस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऐसे हैं जो कि वहां की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही रिलीजियस माने जाते हैं. अब देखो सरकार ये चाहती है एनी हाउ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दी फॉरेस्ट. अब वो किसी भी तरीके से हम करें, चाहे फोर्सफुली करें या रिलीजियस रीजन को हवाला देके करें. ये वो रीजन्स हैं जिसमें जो यहाँ की ट्राइब्स हैं वो इन नेचुरल वेजिटेशंस को अपने डाइटी मानती. दे कंसीडर देम एज द लोकल डाइटी. अब वो अगर उनको लोकल डाइटी मानेंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट अलाउ anyone to cut that. ठीक है. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं. 5-10 मिनट का डिस्कशन, अ वेरी हेल्दी डिस्कशन वी विल, एंड इन फैक्ट वी ऑल आर एजुकेटेड वंस, ऑलवेज रिमेंबर. एंड इसी चीज को लेते हुए, दो दीज आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर जनरली हम देखें तो मार्केट में इन्हीं के चक्कर में लड़ाई होती है. द वेरी फर्स्ट इज रिलीजन. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रिलीजन? एंड इफ आई एम सेइंग these communities do consider these natural vegetation as religious one for them and they do not allow anyone to cut them, then what exactly is religion? And why do they consider these natural vegetation and plants or animals also, they do consider them as the religious ones? Religion, अगर हम humans की बात करते हैं तो humans के अंदर एक ही चीज है, हमेशा याद रखना, religion का एक ही concept है. If we all will develop collective consciousness towards a particular object, that would be considered as a religion. अगर मैं बोलूं this is a pen and we all have a collective consciousness that this pen can do wonder for my life, then it would be a religion for me. Right? In the ancient times, what used to happen, जब भी ये ट्राइबल लोग, जब हम हंटर और गैदरर्स थे और यहाँ सोते होते थे जंगलों में, तब उनको सपने आया करते थे. और ड्रीम्स आर नेचुरल, वो तो ह्यूमंस का पार्ट है. जब उनको सपने आते थे तो वो सपने हर चीज के आते हैं, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है. इसलिए वो सोचते थे कि ये मटेरियल ऑब्जेक्ट मेरे अंदर ट्रेवल कैसे कर गया. समझ रहे हो? अगर मुझे आज सपना आया, कोई मुझे पेड़ दिखा उसमें, तो मैं जब सुबह उठूंगा तो मुझे लगेगा ये मटेरियल ऑब्जेक्ट जो चल नहीं सकता, ये मेरे अंदर ट्रेवल कैसे कर रहा है. मेरे को किसी इंसान का सपना आया तो मैं सोचूंगा ये मेरे अंदर ट्रेवल कैसे कर सकता है. दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन केम इनटू बीइंग. ऑलवेज रिमेंबर. एंड उसी हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स द वर्ल्ड, कोई भी चीज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है उसके अंदर सोल है. हर चीज के अंदर सोल है, चाहे ये है, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे स्विट्जरलैंड है. हर चीज के अंदर सोल है. एंड सोल जो है वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है. और इस सोल पे बिलीफ उन्होंने दिखाया और उस बिलीफ को उन्होंने बोला ये हमारा रिलीजन हो गया. दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन केम. और इसको अगर हम जनरल बात करें तो इस चीज को बोलते हैं टोटेम. टोटेम कहते हैं, टोटेम इज समथिंग विच इज एन ऑब्जेक्ट or an animal or a plant
जिसको लेके उस कम्युनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उस कम्युनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि ये चीज रिलीजियस है, तो मैं कभी भी इस टोटेम प्लांट को कट नहीं करने दूंगा, और इसको नहीं कट करने दूंगा, दैट मीन्स आई विल प्रोटेक्ट दिस। व्हाई वी डू नॉट अलाउ एनीवन टू कट द पीपल ट्री? अरे पीपल का पेड़ काटने देते क्या हम? कभी नहीं काटने देते ना। क्यों? हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसके प्रति। क्यों हम जाके उसके चारों ओर चुन्नी बांध देते हैं जिससे कभी रिजल्ट नहीं आता, राइट? बट स्टिल दिस इज आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और ऐसे ही करके जो ये कम्युनिटीज हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्रेड ग्रूव्स हैं, केरला में एराविकुलम एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा सेक्रेड ग्रूव्स हैं, मणिपुर में, मेघालय, गारो खासी जैंतिया हिल्स, यहां पे सबसे ज्यादा सेक्रेड ग्रूव्स हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट चाहती है कि चाहे जैसे मर्जी करो, तुम बचाओ तो सही इनको। डिफोरेस्टेशन होगा या इनको एनिमल्स को तुम मारोगे तो उससे तो बेहतर है कैसे भी करके इनको बचाओ। सो द आंसर वुड बी 1, 2, 3 एंड 4। एंड इनफैक्ट ये बहुत दूर तक जाता है कॉन्सेप्ट। कभी मिलेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में, इफ आई विल टीच यू द सोसाइटी वाला सेक्शन ऑल्सो, देन आई विल टेल यू हाउ दिस कॉन्सेप्ट will lead you to the kind of merit system we are having in our society. अब एक बात बता देता हूं कैसे। ये कहते हैं कि अगर मान लो जो सारे लोग हैं, इन सब लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक पीपल ट्री के प्रति है, मतलब ये है कि ये पीपल के पेड़ के अंदर हमारे जो पूर्वज हैं उनकी सोल क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हमारे सारे पूर्वज इसी के अंदर है, और 10 लोग हम बैठे हैं कम्युनिटी में, सबके पूर्वज इसी के अंदर है, मतलब सब लोग आपस में भाई बहन है, इसीलिए सब लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। यस, दिस इज ट्रू एंड दैट्स हाउ द जो एक्सोगेमस मैरिजेस हैं, एक्सोगेमस समझते हैं? एंडोगेमस, एक्सोगेमस, एक ही एंडोगेमी मतलब एक ही उसमें कास्ट में शादी होना, एक्सोगेमस कास्ट के बाहर शादी होना। तो वो जो ग्रुप है वो एंडोगेमी प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो आपस में शादी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हम तो भाई बहन हैं। सो ये सोसाइटी के अब मैरिज ऐसी होगी, उसी हिसाब से फैमिली आएगी, उसी हिसाब से उनका कास्ट सिस्टम होगा, उसी हिसाब से उनका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उसी हिसाब से उनका इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उसी हिसाब से उनकी पूरी की पूरी सोसाइटी होगी, सिर्फ एक पेड़ के कारण, सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ के कारण। So that's what the importance of this totem plant or totem animal is, which we call as the sacred groves. I hope I'm clear to everyone, right? हाँ जी, जहां पे ट्राइबल एरियाज हैं, जहां पे फॉरेस्ट है, वहां पे होगा, राइट? डन? सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are effects of introduction of invasive species into new environments? Yes, very easy one है ना। वहां के लोकल एक्सटिंक्शन कर देगी नेटिव स्पीशी का, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करेगी, हाइड्रोलॉजी को तो डेफिनेट, हाइड्रोलॉजी समझते हैं ना, पानी का सारा सिस्टम, यूकेलिप्टस है, सफेदा पानी खत्म कर देते सारी तरफ से। हाई यील्ड ऑफ नेटिव क्रॉप्स, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, लो यील्ड ऑफ नेटिव क्रॉप्स वुड बी द आंसर। सो द आंसर वुड बी lion-tailed macaw and Nilgiri tahar are the endemic species of Western Ghats. Lion-tailed macaw and this Nilgiri tahar is the endemic species of Western Ghats. Asiatic elephants are also found there and blue-winged parakeet are also found there. So, कैसे याद रहेगा? Let's see their images. Lion-tailed macaw तो देखा होगा, ठीक है, नीलगिरी ताहार भी देखा होगा। This is Malabar parakeet. Malabar is nothing but the Western Ghat region.
राइट? सो दिस इज मालाबर पैराकीट, जिसको बोलते हैं ब्लू विंग्ड पैराकीट, राइट? याद रहेगा, तोता है, समझ गए? सो नीलगिरी ताहर, ब्लू विंग पैराकीट, एशियाटिक एलिफेंट, हाथी तो नहीं दिखाने की जरूरत, हाथी तो देखा हुआ है. सो दीज आंसर वुड बी दिल्ली. See, Project Tiger was launched in 1973, right? Conservation Authority is NTCA. कोई भी एरिया टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया जाएगा किसके हाथ में? NTCA. ठीक है. नेशनल पार्क कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं. हाँ, ठीक है, दोनों करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, समझे? और ये टाइगर रिजर्व कौन करेगा? NTCA. बस एक बात याद रखनी, जो आपने बोला ना सर स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री में ऑल्टरेशन करना है तब वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है? अदरवाइज डेजिग्नेट कोई भी कर सकता है. थर्ड इज सेंट पीटर्सबर्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज ऑन व्हाइट टाइगर कंजर्वेशन. यस, अरे है कि नहीं? This is for the tiger conservation, white tiger conservation के लिए है. Second statement is right. First statement, isolation में कैसे protect कर दोगे? Isolation में protect नहीं हो सकता है. This is the wrong statement. The answer would be beyond. Right? Dugong or sea cow is a mammal. We have discussed that. Is vulnerable. Is vulnerable. First statement, Gangetic river dolphin is found in India only. No, it is in the Nepal also. Right? और उसके साथ साथ मेघना, जानते हैं मेघना रिवर? मेघना रिवर में भी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन मिलती है. और मेघना कहां पे है? So this is the wrong statement. Wrong statement. एक डॉल्फिन इरावदी डॉल्फिन भी है. इरावदी डॉल्फिन इज ऑल्सो अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन. ऑल आर रॉन्ग. इरावदी डॉल्फिन इज द ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन. अब ध्यान से सुनना कैसे याद रहता है. इरावदी डॉल्फिन इरावदी रिवर में नहीं मिलती है. इरावदी डॉल्फिन इरावदी रिवर में नहीं मिलती है, इरावदी रिवर के माउथ पे मिलती है. यानी कि जो इरावदी रिवर का डेल्टा है वहां पे मिलती है. और डेल्टा में तुम्हें पता है सी वाटर और रिवर वाटर दोनों का क्या है? इंट्रूजन है. इसीलिए वहां पे ब्रैकिश वाटर है, इसीलिए इरावदी डॉल्फिन वहां मिलती है. और इसी कारण से इरावदी डॉल्फिन अगर फ्रेश वाटर में मिलती होती ना तो वो भी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की तरह खतरे में होती. बट इरावदी डॉल्फिन खतरे में नहीं है. उनका अच्छा खासा पॉपुलेशन है, चिल्का लेक में भी आ जाती है, राइट? वहां पे भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी तो ब्रैकिश वाटर है. इसीलिए याद रखना है, Indus dolphin and Gangetic dolphin are the freshwater one, and Irrawaddy dolphin is the brackish water one, right? अब brackish water समझते हैं? कितना पीपीटी? 5 से 35. स्टार मार्क क्वेश्चन लगा लेना इसको, बहुत न्यूज में है आजकल. दिस वाज इन न्यूज एंड इनफैक्ट सीबीएल में एक सीवीड पे करंट अफेयर में भी तुम्हें मिला होगा वीडियो. कुछ यूट्यूब पे अगर जाएंगे
तो करंट अफेयर्स में भी तुम्हें कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाएंगे। सीवीड बड़ा ही न्यूज में है। सीवीड ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ना रूट होता है, ना लीव्स होती हैं, ना स्टेम होता है। ना रूट है, ना लीव है, ना स्टेम है, बस एक क्या है, पानी का सरफेस। उस सरफेस पे, पानी के सरफेस के नीचे डीप वाटर में या शैलो वाटर में तैरते हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, उनको बोलते हैं सीवीड्स। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। These marine plants are found only in the subtidal zones. No, they are found in the deep oceanic waters. They can be found in the intertidal zones. They can be found in the shallow waters also. Right? इनसे सीवीड से रिलेटेड एक चीज बोली जाती है जिनको बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट। राइट, केल्प फॉरेस्ट। ये जो सीवीड है इतने काम की चीज है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं करती, रादर इनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइबर्स हैं, खाने में सबसे ज्यादा ये न्यूट्रिशियस हैं। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सो टेक डाउन सम पॉइंट। सीवीड्स आर फुल ऑफ विटामिन्स, सीवीड्स आर फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स and are antimicrobial agents, antimicrobial agents which possesses powerful cancer fighting agents, which possesses powerful cancer fighting agents. They are found mostly in intertidal zones, shallow and deep waters of the sea. Intertidal zones, shallow and deep water sea. Intertidal zone समझते हैं? लैंड, ओशियन, लो टाइड पे पानी यहां तक, हाई टाइड पे पानी यहां तक, ये जोन इज इंटरटाइडल जोन, राइट, वही है सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी याद रखना इसको, these all are the correct statements। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, रियो अर्थ समिट के बारे में मालूम है सबको? कब हुआ? 1992 में। 1992 में रियो अर्थ समिट। 1992 में क्यों हुआ पता? 1989 में, नवासी होता है 89 में आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बोला, उससे पहले तक कोई भी ये आदमी मानने को तैयार नहीं था कि जो ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में चेंज है ये हम कर रहे हैं। इसीलिए डब्ल्यूएमओ ने और आईपीसीसी ने, डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलके आईपीसीसी का फॉर्मेशन किया था। आईपीसीसी एक ऐसी बॉडी है जो कि साइंटिफिक रिसर्च कैरी नहीं करती, बट वर्ल्ड में जितने भी लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उनको सारी की सारी रिपोर्ट्स को एसिमिलेट करेगी, उनको एक्सेस करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगी और यह बताएगी कि अगर एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो उसके पीछे ह्यूमंस का रोल क्या है। साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करेगी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के प्रति। दैट्स व्हाई जब 1989 में आईपीसीसी की रिपोर्ट आई तब उसने यह बोला कि ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड इफ ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल देन डेफिनेटली सब लोगों को मिलना पड़ेगा। तो रियो अर्थ समिट हुआ। उस रियो अर्थ समिट में कुछ बातें निकल के आई, सब लोग जानते होंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स आए, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज।
Second was the UNCBD, United Nations Convention on Biological Diversity. Third was the United Nations Convention on Combating Desertification, UNCCD. जो UNCBD है, that is related to biological diversity. उसके अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं. एक प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम नगोया प्रोटोकॉल और एक को बोलते हैं हम कार्टाजीना प्रोटोकॉल. नगोया एंड कार्टाजीना. नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कहता है कि वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं, these resources are available in the tropical nations or in the third world countries such as Africa. कॉन्टिनेंट में सारे के सारे पेड़ हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वहां पे हैं, रिसोर्सेज वहां पे हैं. तो जो ये डेवलप्ड नेशन होते हैं ये जाते हैं वहां पे, एक्सप्लॉइट करते हैं उन रिसोर्सेज को और उनका बेनिफिट शेयर नहीं करते किसके साथ, वहां की लोकल कम्युनिटीज के साथ. अगर उनके साथ ये बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे तो लोकल कम्युनिटी उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व क्यों करेगी? उसके पास कोई मोटिव ही नहीं है उसको प्रिजर्व करने का. तो हेंस बायोडाइवर्सिटी विल रिड्यूस. इसीलिए नगोया प्रोटोकॉल आया कि इक्वल बेनिफिट शेयरिंग की जाए. अभी ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि बाबा रामदेव की एक कंपनी है दिव्या फार्मेसी, शायद दिव्या फार्मेसी अब आयुर्वेदिक कंपनी है. उस आयुर्वेदिक कंपनी ने उत्तराखंड के कुछ फॉरेस्ट से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट किया, बट उसका शेयर वहां की लोकल कम्युनिटी को नहीं दिया. इस कारण से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन पे अच्छा खासा फाइन भी लगाया. बट अगर ये सब काम करना है तो किसकी अथॉरिटी से हमें परमिशन चाहिए? उस अथॉरिटी को बोला जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. अगर कोई फॉरेन क्लाइंट आता है, कोई एनआरआई आता है, कोई फॉरेन कंपनी आती है, कॉर्पोरेट हाउस आता है, वो अगर इन रिसोर्सेज को, मेडिसिनल प्लांट्स को, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी को, वहां की चीजों को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से. और अगर इंडिया की कोई कंपनी है उसको परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से. ठीक है, अगर मेरे को कुछ खोलने का तो मैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लूंगा. बाहर की कंपनी आई चाहे एनआरआई भी हुआ, उसको भी किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? एनबीए से. दिस एनबीए इज द स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर एनबीए बनाई गई थी और उसके अंदर ऐसी कमिटीज बनी हुई हैं. अगर मान लो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, कोई और कमोडिटी को ट्रेड करना है, तो ये कमिटीज इनको क्या करती हैं? रूल्स बनाती हैं, डिसाइड करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली परमिशन देती हैं. मेक सेंस गाइस? सो दिस द आंसर वुड बी दिल्ली है. Aribada is olive ridley turtles. Shailesh Nayak committee report is related to, very very important. Shailesh Nayak committee is related to the coastal regulation zone. एक मेरे लिए होमवर्क कर लेंगे थोड़ा सा. सीआरजेड नोटिफिकेशन को पढ़ लेना एक बार. जो अभी लेटेस्ट सीआरजेड नोटिफिकेशन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन है, उसको एक बार ओवरव्यू दे देना, उसको गो थ्रू कर लेना. ठीक है, द आंसर वुड बी बॉम्बे. मेरे को भी नहीं पता नहीं होता मेरे को, मैं नहीं बनाता हूँ. नंदूर मध्यमेश्वर इज महाराष्ट्र, राइट. रुद्र सागर तो चलो सबको पता ही होगा, त्रिपुरा में है. ये तो मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करूं. पंजाब कहां पे? पंजाब में है? मेरे को नहीं पता, जानना था इसलिए पूछा. अच्छा, गुरदासपुर में. लोनार. सीधे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आएंगे इन्वायरमेंट के.
दाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कश्मीर स्टैग और हैंगुल। हैंगुल के लिए फेमस है, कश्मीर स्टैग दाचिगाम नेशनल पार्क। हाँ जी, हाँ बस रणथंभौर नहीं है इसमें, है ना, रणथंभौर नहीं है, बाकी तीनों है। यस सी, ये ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, और इसमें वर्ल्ड हेरिटेज में केवलादेव नेशनल पार्क है, सुंदरबंस है, काजीरंगा भी है, रणथंभौर नहीं है। आंसर होगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, राइट। उसके बाद और भी कुछ हैं, लिख लो, जो हैं वो याद रह जाएंगे अगर क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो। ये 3 तो हो ही गए। इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पे है, उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उत्तराखंड। दोनों एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, राइट। ये वो सब। एक बात बताऊं, जनरली ना क्वेश्चन दिमाग लगा के कैसे किया जाता है, कभी कभी मौका मिले तो उस चीज को समझने की कोशिश करना है। देखो, अगर मैं हिमालयाज को देखता हूं तो वेस्टर्न हिमालयाज, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों रिलेटेड होते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में कुछ फर्क है। वो फर्क ये है कि अगर मैं दिल्ली से हिमालयाज को देखता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बट दिल्ली के सेम लैटिट्यूड पे अरुणाचल प्रदेश भी है, और अरुणाचल प्रदेश से में हिमालयाज का प्रेजेंस है। सो व्हाट आई मेंट टू से हियर इज कि जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वेस्टर्न हिमालयाज आर अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए ठंडे ज्यादा कौन है, हाँ, वेस्टर्न हिमालयाज। इसमें भी डाउट है क्या? सारे के सारे ग्लेशियर्स कहां पे हैं? वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज में ग्लेशियर नहीं है, तो स्नो लाइन नीचे कहां होगी? नीचे। स्नो लाइन विल बी एट लेसर एल्टीट्यूड इन वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज। हाउ मेनी आर देयर फॉर ईस्टर्न हिमालयाज? रेज योर हैंड फ्रैंकली। ईस्टर्न, वेस्टर्न के लिए द आंसर वुड बी वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में बोल रहा हूं यार, ठंडे हैं, ठंडे हैं तो जल्दी ऐसी स्नो लाइन आ जाएगी जिसके ऊपर बर्फ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, दिमाग लगाने का ना। और अभी बोला वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर है, अरे बोला कि नहीं, तो ठंडे होंगे। ईस्टर्न हिमालयाज में बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है तो क्लाउड्स ज्यादा होते हैं, क्लाउड्स ज्यादा होते हैं एल्बिडो, और एल्बिडो कम रहेगा क्योंकि क्लाउड सारी की सारी हीट को अंदर रखेंगे, गर्म रखेंगे। इसीलिए if I ask you a question, the successive vegetation will be found in the eastern Himalayas, not in the western Himalayas. Listen to me very carefully. अगर मैं फुटहिल से स्टार्ट करता हूं, वेस्टर्न हिमालयाज आर कंपैरेटिवली कोल्डर इन नेचर। सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट टाइप ऑफ मुझे वेजिटेशन मिलेगा, देन अल्पाइन, और उसके बाद मुझे मिलेगा टुंड्रा, ठीक है। जबकि मैं ईस्टर्न में आऊंगा, मुझे मिलेगा ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन अल्पाइन और देन टुंड्रा। समझे? तो ये ट्रॉपिकल यहां पे नहीं है क्योंकि यहां पे क्या है, ठंड ज्यादा है। इसीलिए अब यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क यू विल सी will have the successive vegetation from tropical to tundra? Which of the following national park?
अब उन्होंने 3 नेशनल पार्क दिए थे इस रीजन के, एक नेशनल पार्क दिया इस रीजन का. दैट्स हाउ यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर. जो आंसर था उसमें शायद पाके टाइगर रिजर्व दिया हुआ था, और इसीलिए टाइगर मैं हमेशा बोलता हूं ट्रॉपिकल स्पीशी है. तुम्हें कभी भी लद्दाख में टाइगर नहीं मिलेगा. लद्दाख में मिलता है क्या टाइगर? नहीं मिलेगा. नीचे आओगे ना, उत्तराखंड से टाइगर मिलने स्टार्ट होंगे जब तुम नीचे आ गए. ना जम्मू कश्मीर में, ना तुम्हें लेह लद्दाख में. हेमीज नेशनल पार्क हो चाहे जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क हो, वहां पे टाइगर नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वो ठंडे रीजन है और टाइगर इज अ ट्रॉपिकल स्पीशी. इसीलिए एज सुन एज यू विल मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अरुणाचल में पाके टाइगर रिजर्व आ गया. क्यों आया वो टाइगर रिजर्व? बिकॉज ट्रॉपिकल स्पीशी है. और इसी को अगर ऐसे देखें तो यहां पे अल्पाइन में तुम्हें स्नो लेपर्ड, अरे मिलेगा स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और ये सब लेपर्ड्स वगैरह मिलने लग जाएंगे. क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, वो यहां मिलेंगे तुम्हें. कहां पे? वेस्टर्न पार्ट में. ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे क्या? हाँ, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि यहां पे भी तो सेम वेजिटेशन है. तो ये दोनों जगह पे मिलेंगे, बट टाइगर यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा. सो ऐसे करके भी दिमाग लगाया जाता है कि कैसे कौन सी चीज कहां पे एग्जिस्ट कर सकती है. राइट? ये अभी सुल्तानपुर तो अभी न्यूज में भी था, हरियाणा. क्या ये सही है? राइट? सुल्तानपुर इज इन हरियाणा. कुलिक इज द रानीगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कुलिक को बोलते हैं रानीगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नवाबगंज इज इन उत्तर प्रदेश. आटिवेरी इज इन कर्नाटका. राइट? अरे याद रख लोगे क्या? मिल जाएगा इनमें से सवाल, मैं बता रहा हूं तुम्हें. ये तो बहुत आसान है. महानंदा इज इन, महानंदा इज इन वेस्ट बंगाल. महानंदा मैंने तुम्हें बताया था ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी है महानंदा किसकी? अरे गंगा की. रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा. कोसी बिहार में, तो महानंदा आगे जाके कहां जाएगी? बंगाल में जाएगी. उससे भी हो जाता. उसके बाद मालाबार रीजन हमें पता है केरला का है. सत्यमंगलम अभी बताया तमिलनाडु में है. लाकरी वैली रह गया कहां पे? ओडिशा में. सो दिस इज द राइट आंसर. राइट आंसर वुड बी C would be the right answer. Correct? ये तो अब मैं क्या बताऊं. आंसर वुड बी पोर्ट ब्लेयर. महात्मा गांधी नेशनल मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. देखो बात ऐसी है, हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज अ राजीव गांधी नेशनल पार्क, देयर इज अ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, देयर इज अ संजीव गांधी नेशनल पार्क, बट देयर विल नेवर बी राहुल गांधी नेशनल पार्क. राइट? सो क्या पता हो जाए, बाकी नहीं पता मुझे. अगर जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, देयर विल ऑलवेज बी नरेंद्र मोदी नेशनल पार्क. राइट? एवरी सिंगल टाइम यू विल सी सच नेशनल पार्क्स नाउ. एंड इनके भी नाम चेंज हुए हैं. राजीव गांधी इज नेशनल पार्क इज इन औरांग नेशनल पार्क. औरांग नेशनल पार्क इज इन असम. राइट? नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका. राइट? और इंदिरा गांधी तो बहुत ही सारी जगहों पे तुम्हें देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द महात्मा गांधी नेशनल पार्क विच इज इन पोर्ट ब्लेयर. यस? विच इज द मरीन नेशनल पार्क इज गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार इज द मरीन नेशनल पार्क. ओनली नेशनल पार्क, ओनली मरीन नेशनल पार्क. आ जाओ अब.
See, core area is the least protected one. No, maximum protection is given. Research and educational activities are in buffer zone. This is also wrong. The answer would be Delhi. अच्छा ठीक है भाई, माफ कर दो, आंसर सी है, मैंने बता दिया तुम्हें जो बताना था। ये स्टार मार्क क्वेश्चन रखना, बहुत ज्यादा न्यूज में अभी इन दिनों, और पूछा जाएगा डेफिनेटली। इसकी स्टोरी सुनाता हूं अभी तुम्हें। देखो, हुआ ये कि चीता जो है, चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। अगर जो भी लोग यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की आगे तैयारी करने वाले हैं एंड दे वांट देयर एनवायरमेंट सेक्शन टू बी रबस्ट, प्लीज फॉलो डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल। आई जनरली जब भी मैं सोता हूं या जब भी मेरे को टाइम मिलता है, आई ऑलवेज सी डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल है। बड़ा ही मतलब दे एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेरी ल्यूसिडली, राइट? So one fine day I was observing and I was watching one of the video where I got the cheetah reintroduction project पे एक video, very informative one, and I am sharing that with you. चीता जो है इंडिया में पहले भी 1952 से पहले मौजूद था। लास्ट चीता छत्तीसगढ़ के महाराजा ने किल कर दिया, हंट करके मार दिया। उसके बाद से चीता इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिला। और इंदिरा गांधी, जैसे कि मैंने बोला, शी वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। शी टॉक्ड विद ईरान, ईरानियन काउंटर पार्ट, ईरान से उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि ये जो चीता है जो इंडिया में मिलता है वो एशियाटिक चीता है और इज सिमिलर टू द एशियाटिक चीता जो कि ईरान में मिलता है। ईरानियन चीता और इंडिया का चीता बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीता वहां से लाके हमारे यहां तुम ट्रांसफर कर दो, और ये बात स्टार्ट हुई। धीरे धीरे करके जब ये बात स्टार्ट चल रही है, बट हुआ ये कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टॉपल हो गई। उस समय जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टॉपल हुई तो ये बात बीच में होल्ड पे आ गई। वापस इंदिरा गांधी जब आई तब उन्होंने फिर ईरान से ये बात करना स्टार्ट की कि ईरान से चीता को इंडिया में लाया जाए। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस चीता को लाने के लिए जो एनेस्थीसिया अवेलेबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैसे किया जाए। इतने बड़े जानवर को तुम्हें लेके आना है, और उसके लिए दूसरी बात यह कि नेचुरल हैबिटेट भी होना चाहिए, क्योंकि चीता दौड़ता बहुत है और चीता पीता भी है, राइट? सो अगर ये सारी चीजें हैं तो इन सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़ा हैबिटेट चाहिए था। उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, 5 साल लगे, 6 साल लगे, बट इतने में ईरान का जो काउंटर पार्ट थे हमारे, वो चेंज हो गए। जब वो चेंज हुए 1984 में इंदिरा गांधी का जो भी असैसिनेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ईरान में चीता की लार्ज स्केल हंटिंग हुई। 10, 12, 15 चीता ईरान में रह गए मात्र। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर बोला कि भाई हमें काम करो, तुम चीता नहीं भेज रहे हो ना, हमें इसका क्लोन बनाने दो, हम इसका क्लोन बना देते हैं और इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दे डिड नॉट अलाउ इंडिया। सो बहुत समय तक ये बात चलती रही कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं अब हम तुम्हें चीता नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वहां खुद चीता की हालत बहुत खराब है, राइट? देन इंडिया टॉक्ड विद अफ्रीका, और अफ्रीका में नामीबिया से नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता टू इंडिया। वो चीता एशियाटिक चीता से काफी डिफरेंट है, बट यस वी आर ट्राइंग टू री इंट्रोड्यूस दैट। इसका मतलब कर क्यों रहे, हमें चाहिए क्यों चाहिए? इकोलॉजिकल बैलेंस। हमेशा याद रखना, टॉप प्रीडेटर्स जो हैं दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। टॉप प्रीडेटर्स जो होते हैं ना, टॉप प्रीडेटर्स, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जानते हैं? येलोस्टोन नेशनल पार्क, वेयर इज इट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फेमस फॉर गीजर्स। वहां पे गीजर्स हैं बहुत ज्यादा। येलोस्टोन नेशनल पार्क 1980s में
येलोस्टोन, दोनों स्टोरी को लिंक करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 1980s में येलोस्टोन नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क हुआ करता था और वोल्फ वॉज द टॉप प्रीडेटर देयर। अब वहां पे धीरे धीरे वॉल्फ की हंटिंग होना स्टार्ट हुई और उस टॉप प्रीडेटर समझते हैं जो फूड चेन में सबसे ऊपर है, उसकी हंटिंग हुई, वॉल्फ खत्म हो गए और 5 साल के अंदर अंदर वो नेशनल पार्क डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 5 साल के अंदर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दीज डियर्स, जो हिरन हैं, दे आर नॉट जस्ट द ग्रेजर्स, ये ग्रेज नहीं करते हैं, दे आर द ब्राउजर्स। नेचर ने एक ऐसी चीज दी है इनके अंदर जो सबसे खासियत है, वो ये है, हिरन सिर्फ ग्रेज नहीं करता है घास को, वो ब्राउज भी करता है। और ब्राउजिंग का मतलब यह है, वो एक जगह से, जैसे हम सर्फिंग करते हैं तो वी डू ब्राउज, वी डू विजिट सो मेनी वेबसाइट्स। सिमिलरली हिरन कभी भी एक ही जगह पे घास को नहीं खाता, क्योंकि उसको हमेशा पता है कि अगर वो उस जगह पे खाएगा तो बहुत जल्दी लोकेट कर लिया जाएगा किसी भी टाइगर या टॉप प्रेडेटर से और वो निपट जाएगा। समझते हैं? इसलिए वो घास खाना शुरू करता है जब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो ब्राउज करता रहता है, एक पूरे रीजन में ट्रेवल करता है। और जब भी वो घास खाएगा ना, तब वो हमेशा अपनी गर्दन को पूरा का पूरा नीचे नहीं झुकाता है, वो घास को सिर्फ ऊपर से रिमूव करता है, क्योंकि अगर कोई भी अटैक होता है तो उस अटैक का रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए, राइट? इसीलिए ये ब्राउजर्स क्या है, घास को हमेशा ऊपर से रिमूव करते हैं और इसीलिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है, क्योंकि घास ऊपर से खाली, रूट्स अभी भी है, चल रहा है काम। अब अगर वहां पे टॉप प्रीडेटर है ही नहीं, अगर टॉप प्रीडेटर नहीं है तो डेफिनेटली हिरन को कोई डर नहीं है, वो एक जगह पे रुकेगा, पूरी घास को खत्म करेगा, रूट से उखाड़ेगा, उसके बाद अगले रीजन में जाएगा। धीरे धीरे करके हिरन की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, उसके साथ साथ इनकी ब्राउजिंग कैपेसिटी भी कम होती गई। और हिरन ब्राउज करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए उसकी टांगों में उसकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए वो टाइगर से बच सकता है। ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसका, राइट? तभी तो वो सरवाइव कर पाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वॉल्फ खत्म हो गए, हिरनों ने क्या किया, पूरे के पूरे नेचुरल इकोसिस्टम की वाट लगा दी, सारा का सारा इकोसिस्टम खा गए, उन्होंने सारी घासेस खत्म कर दी, पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में। अब government of USA and certain NGOs decided that we should introduce again some valves here so that we can increase the vegetation here. उन्होंने कुछ वॉल्व्स को इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे क्या हुआ, वेजिटेशन वापस आने लगी। वेजिटेशन वापस कैसे आती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ग्रासेस जो है उनके सीड्स आर कंपैरेटिवली वेरी फर्टाइल। जब घास आएंगी, उस घास से कुछ जो सीड्स हैं वो इधर उधर जाएंगे, पॉलिनेशन होगा, ट्रीज आएंगे तो बर्ड्स आएंगे तो और पॉलिनेशन होगा, तितलियां आएंगी, उसके साथ साथ ये अगर ट्री आए तो ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर साइकिल से बारिश होगी तो पॉन्ड्स बनने लगेंगे, जब पॉन्ड्स बनेंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आएगा तो फिर मॉइस्चर बढ़ेगा और बारिश होगी और ट्रीज आएंगे, उन ट्रीज से बर्ड्स कुछ और सीड्स लेके जाएंगे और ट्रीज आएंगे, अगेन दैट नेशनल पार्क वाज रीगेन्ड। अब मानोगे कितने वॉल्फ इंट्रोड्यूस किए थे? 8। जस्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 8 वॉल्व्स, दैट एंटायर डेजर्ट वाज अगेन कन्वर्टेड टू द नेशनल पार्क। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ द इकोसिस्टम इज। सो द टॉप प्रीडेटर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वांट टू कंजर्व द टॉप प्रीडेटर्स, चाहे वो चीता है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो लायन है, ये सारे के सारे टॉप प्रीडेटर्स को हम कंजर्व करते हैं। क्यों नहीं मैं हिरन को कंजर्व कर रहा, मैं कंजर्व करता हूं टॉप प्रीडेटर को, क्योंकि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, पूरी फूड चेन को क्या करके रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। एंड इसमें इन टॉप प्रीडेटर्स के अलावा एक और चीज है जिसको हम कंजर्व करते हैं, दैट इज एलिफेंट। व्हाई इज इट सो? हाथी की जरूरत क्यों रहती है हमें? वी ऑलवेज सी प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। एलिफेंट एक ऐसा स्पीशी है, जब भी वो फॉरेस्ट में ट्रेवल करेगा वो ट्रीज को गिराएगा, उत्पाती है, ट्रीज को गिराएगा, हेंस इट विल मेक द वेज फॉर द अदर एनिमल्स टू क्रॉस। वन थिंग, एलिफेंट जब भी जाएगा, विचरण करेगा पूरे जंगल में, वो डिग करता हुआ जाएगा,
जिस कारण से जो डिप्रेशन क्रिएट होंगे वहां पे पानी कलेक्ट होगा और वो बाकी लोगों के लिए पोंड का काम करेगा। थर्ड, द पूप, जो एलिफेंट का एक्सक्रीटा है, इज हाईली न्यूट्रिशियस इन नेचर and in fact will add fertility to the soil and with that natural vegetation will increase। इन सब कारणों से एलिफेंट को बचाया जाता है, राइट। और एलिफेंट का कम होना सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, हैबिटेट लॉस। बहुत लंबा ट्रेवल करना जानते हैं वो। हैबिटेट लॉस इज द ओनली रीजन अगर एलिफेंट का पॉपुलेशन कम होता है, राइट। सो नाउ एशियाटिक चीता को इंट्रोड्यूस किया, कहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे? कुनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो द आंसर वुड बी ग्रेट। देखो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है। उन 12 में से गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक कहां पे? नोकरेक इज इन मेघालय, नोकरेक इज इन मेघालय। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा। ये बड़ा न्यूज में अभी पुष्पा के कारण। अरे पुष्पा मूवी आई ना अभी, तो पुष्पा किसके लिए आई पता? रेड सेंडर्स। द ईस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर द रेड सेंडर्स एंड रेड सेंडर्स आर द एंडेमिक स्पीशीज टू दैट रीजन। अरे दैट्स हाउ यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मूवीज इवन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Take down the 12 biosphere reserves which are under the world network of biosphere reserve. Gulf of Mannar, Nilgiri, Gulf of Mannar, Nilgiri, Sundarban, Nanda Devi, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमर अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, पन्ना। हो गए 12? यस। पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन famous for one-horned rhinos considered as mini Kaziranga, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल, राजीव गांधी, असम, बांदीपुर, कर्नाटका। The answer would be A. This is in Arunachal, this is in Karnataka, this is in Assam. So the answer would be 2 and 4 only. Right? अरे याद कर लोगे तुम लोग? हैं? कार्बन डाइऑक्साइड? मैं मर जाऊंगा अगर तुमने कार्बन डाइऑक्साइड नाम भी ले दिया, तो वो पोल्यूटेंट भी नहीं है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Smog is the right answer. Carbon dioxide is not a pollutant. I've told you so many times, right? Smog is the secondary pollutant. क्यों? क्योंकि सीधा स्मोक
फोग बननी चाहिए, उसके साथ रिएक्ट होगी तब बनेगा स्मोक, डायरेक्टली नहीं है। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होता है? अरे कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ। सिलिका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। इन तीनों को मिला के फ्लाई ऐश बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण, फ्लाई ऐश का मेजर सोर्स थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्लाई ऐश। हाँ जी, प्राइमरी सीधा निकलता ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से हम क्या करते हैं, इसको सुन लो। फ्लाई ऐश के बारे में कुछ चीज बता देता हूं, कर लेना ये सवाल भी। फ्लाई ऐश में क्या होता है, जब भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, इन थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोयला बर्न होता है, कोयला बर्न होने के कारण जो भी छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो डायरेक्टली कहां चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। और वो जितना पर्टिकुलेट मैटर और एरोसोल का साइज कम होता है उतना वो ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि सीधा हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं हम, जिसमें हम मेजॉरिटी ऑफ दीज एशेस हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। उनको कैप्चर करके फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी आई है अभी गवर्नमेंट की। उस यूटिलाइजेशन पॉलिसी के तहत ये जाना गया कि फ्लाई ऐश जो है ये सीमेंट में बहुत जरूरी काम आता है, क्योंकि फ्लाई ऐश इज अ पोडोजोलेन। पोडोजोलेन मतलब कि इसके अंदर पानी डालोगे ये सीमेंट का रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये तक बोल दिया कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसकी 200 किलोमीटर की जो टेरिटरी है उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी सड़कें बनेंगी, उसमें फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने दिखाया तुम्हें सिलिका, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये सब है इनमें, तो डेफिनेटली किसका रोल प्ले करेगा, सीमेंट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, हाँ जी, कोई है महारथी? The answer would be B, Gomti. That's why this question is important, because biological disaster, environment pollution, जितनी भी मेजर ये पोल्यूशन है ना, ये सारे कहाँ हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एंड इनफैक्ट थोड़े समय पहले ना यहाँ पे एक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, 2 मिनट दो, मैं घूमते घूमते बता दूंगा। एक है ना इंडिकेटर स्पीशी पाई गई यहाँ पे। उस इंडिकेटर स्पीशी से देखा गया कि ये स्पीशी तो या तो सेलाइन इकोसिस्टम में या ओशनिक इकोसिस्टम में देखते हैं, या जो भी ऐसे इक्वेटिक इकोसिस्टम हाईली पोल्यूटेड होते हैं उनमें मिलती है। सोलारिला, सोलारिला इज द बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन and shows the polluted conditions, right? अच्छा, वापस आ गया स्मोक। Hypoxia, right? Answer would be C. यूपीएससी का सवाल है ये, 2000 मैंने कब दिया था, 2018 में।
Yes, the answer would be this. And it's very simple to answer, but remember, अर्थ पे अभी तक कितने मास एक्सटिंक्शन हुए हैं? 5. The all 5 mass extinctions are related to natural disasters. जब डायनासोर्स भी खत्म हुए या उससे पहले भी जब एक्सटिंक्शंस हुए, वो सब नेचुरल डिजास्टर्स के कारण थे, either because of the volcanic eruptions or because of the ice age, you can say, or other natural disasters such as earthquakes. But this mass extinction we are talking about is the 6th one, which will be, if it occurs, will be attributed to the natural, not to the natural regions, but because of the humans. Because what we are doing, if we talk about the water over the earth's surface, we are contaminating the rivers, underground water is getting lower down, and the glaciers are melting, lakes are eutrophicated, oceans are getting hypoxia situation. So because of all these situations, what we are going to do is the 6th mass extinction because of the mankind, because of the man-made reasons. C, the answer would be C. देखो, अभी एक तुमने वो चीज सुनी होगी, BS6 इंजन्स. क्या है BS6 में? मैं BS6 पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, फ्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं इंजन की बात कर रहा हूं. कैटालिटिक कन्वर्टर. होता क्या है, जनरली हम ये बात मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, राइट. हमेशा ये याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सॉक्स जो हैं उसके मेजर पोल्यूटर कौन है? दीज इंडस्ट्रीज. और अगर नॉक्स और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, इसके मेजर पोल्यूटर कौन है? वेक्यूलर एमिशंस. अब जब भी हम बात करेंगे इंजन की, तो इंजन की एफिशिएंसी फुल 100% तो होती नहीं. जब भी डीजल इंजन में काम करता है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड अ पेट्रोल इंजन. पेट्रोल इंजन में तुम्हें हमेशा स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता. डीजल इंजन में कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन से इतनी हीट जनरेट होती है कि वो आग लग जाती है. बट जब आग लगती है तो वो कंबशन, फुल कंबशन नहीं होता. अगर कंबशन पूरा हो जाएगा तो C+O2 मिला के रिलीज कर देगा CO2, विच इज नॉट अ पॉल्यूटेंट. बट दिस कंबशन इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज हीट ज्यादा जनरेट नहीं हुई है. इसी कारण से ये बनता किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में. और वो क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर आर लेस. और जब हायर टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो वहां पे कौन रिलीज होने लगता है? नॉक्स. एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ NO2 नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, राइट. इन दोनों की फॉर्म में नॉक्स रिलीज होता है, जो कि चीफ सोर्स है कहां से आने वाला? डीजल इंजन से. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो लो टेम्परेचर होंगे तो कंबशन फुल नहीं होगा, फुल कंबशन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा. डन है? पता नहीं क्या समझ में आता तुम्हें? सी. ध्यान से पढ़ना सवाल, इसीलिए डाला है. इट इज 1 ton इक्विवेलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड, not to the carbon. So 1 carbon credit is equivalent to the 1 ton of carbon dioxide. जल्दी नहीं करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Anybody who is having doubt? तीनों स्टेटमेंट सही है. LA स्मोक किसको कहते हैं? एक होती है लंदन स्मोक, तो ये है. एक होती है LA स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक. दैट इज, अभी एक बहुत ही मेरे पास एक स्टूडेंट ने मेरे को एक सवाल भेजा कि फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में मैंने बताया ना तुम्हें. When volatile organic compounds will react with NOx, then in the presence of sunlight, they will produce peroxyacetyl nitrate along with the ozone, which is known as the photochemical smoke. Right, this is the photochemical smoke, and the necessary condition for the photochemical smoke is the presence of sunlight. On the other hand, the necessary condition for the London smoke is the winter conditions. क्योंकि ये किससे आती है? टेम्परेचर इन्वर्जन से. किससे आती है? टेम्परेचर इन्वर्जन से. This photochemical smoke is also known as ये याद रखना बस. This is the summer smoke. Winter कोल्ड ड्राई कंडीशन में फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होगा, कम होगा. ये समर स्मोक है. राइट? This is something related to the current affairs. लीड एंड ग्रीहा, ये बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं. लिखो पहले इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट assessment is a national rating system for green buildings is a national rating system for green buildings. It is conceived by TERI, the Energy Research Institute, the Energy and Resources Institute. Paragraph change. Leadership in energy. Lead के बारे में लिखे. Leadership in energy and environmental design. Leadership in energy and environmental design is an internationally recognized green building certification system. राइट? तो दोनों ग्रीन बिल्डिंग के सिस्टम है. ये सही है. एनर्जी कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करते हैं. ग्लोबल स्टैंडर्ड को रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि ये अपना स्टैंडर्ड बना रहा है और इट्स नॉट अंडर फाइनलाइजेशन. दिस हैज बीन फाइनलाइज्ड. सो द आंसर वुड बी 1 and 2. कोई भी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कब कहलाएगी? जब जैसे आजकल जो बिल्डिंग्स है जिनमें लाइटिंग सिस्टम ऐसा होगा कि पूरे दिन भर we are majorly dependent upon sunlight.
सनलाइट पे डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ घर में, जैसे एक बात बताता हूं, दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम है ये, और दिल्ली में प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की। मनी प्लांट सुना? मनी प्लांट क्या होता है? मनी प्लांट, पैसा आता है उससे? आता पैसा? नहीं आता। क्या होता है मैं बताता हूं। मनी प्लांट हम घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि मनी प्लांट इज द सोर्स ऑफ फ्रेश एयर। एरोपोनिक्स समझते हैं? उसके लिए सॉइल में नहीं लगाना पड़ता, वो सीधा उगेगा, घर में लगाते हैं, फ्रेश एयर के सोर्स होता है। अभी ग्रेटर कैलाश दिल्ली में जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, 12 फ्लोर की बिल्डिंग है अगर, तो उनमें जो पहला फ्लोर है, उस पहले फ्लोर पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि फ्रेश एयर जनरेट करेंगे। दैट एयर विल बी सप्लाइड विद द पाइपलाइन सिस्टम टू द 11 फ्लोर्स। That's how they are managing the air pollution problem in Delhi. And similarly, this happens with the money plant. जब फ्रेश एयर घर में रहती है तो उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट रहता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसीलिए काम ज्यादा करोगे तो पैसा ज्यादा आता है। एंड यही ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसमें हम एयर को फ्रेश रख रहे हैं, ऊपर से सनलाइट का आना तो है ही, बट फिर भी पूरा का पूरा घर जो है वो कूल्ड है। ऐसे नहीं गर्मी होगी, ठीक है लाइट नहीं जगाई, एसी चला लिया, ऐसा नहीं करने का, राइट। सो इन दोनों सिस्टम के साथ मैनेजमेंट कैसे होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट बाय ग्रीहा एंड लीड। नाउ फ्लाई ऐश, पहले तैयार बैठे थे क्या? आंसर वुड बी थर्मल पावर प्लांट्स। मरकरी का मेजर सोर्स इज ऑलवेज coal based power plants, coal based power plants। अभी कोयला बहुत न्यूज में भी है, खत्म हो गया क्या? कर दूं आगे? Answer would be one only। देखो, अरे मेरे को तो मालूम है, नो सर, सुनने का है। जब भी सेलुलोज और पानी आपस में कांटेक्ट में आएंगे, मीथेन रिलीज होगी। हमेशा एक ही ट्रिक है, इसको याद रखना, जब भी सेलुलोज और पानी कांटेक्ट में आएंगे, मीथेन रिलीज करेंगे। सेलुलोज का मतलब प्लांट्स, पौधे, इनमें सेलुलोज होता है। चावल के फील्ड्स, राइस फील्ड्स, मेजर सोर्स ऑफ मीथेन पोल्यूशन। पैडी कल्टीवेशन, क्योंकि पैडी में जब सैपलिंग्स हैं सबमर्ज्ड अंडर वाटर, दे विल रिलीज मीथेन। सॉलिड ट्रीटमेंट इन एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन, यहां आता ना बात, तो मजा तो यही है। तुमने बोला सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट से मीथेन रिलीज हो रही है, कैसे? अंडर एनारोबिक कंडीशंस, याद रखना, एरोबिक कंडीशंस नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस। एनारोबिक बोले तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि कैटल्स, कैटल्स में अब देखो, कैटल खा लेती है सेलुलोज, पौधा खाएगी, पानी भी पिएगी, अंदर जाएगा डंग में, तुम्हें मीथेन रिलीज करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ फाइनेस्ट ट्रिक, दैट सेलुलोज एंड वाटर व्हेनेवर दे विल कम इन कांटेक्ट, दे विल रिलीज द मीथेन, राइट। प्लास्टिक फॉर्म्स में यूज होता है, एसीज वगैरह में, प्रोपेलेंट्स में यूज होता है, ट्यूबलेस टायर में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की क्लीनिंग में होता है, एरोसोल कैंस में होता है। सो द आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। अब वो अब नहीं यूज होते, पहले यूज होते थे ना, अब तो बैन ही कर दिए ना।
ओह, देखो ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो कैल्सेरियस प्लैंक्टन्स पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन समझते हैं क्या होता है? देखो होता क्या, एक सिंपल सी छोटी सी बात बता देता हूं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो जो ओशियंस हैं दे विल डेफिनेटली एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? whenever they will absorb the carbon dioxide, water will react with CO2 to make a weak acid that we call as H2CO3। ये एक इतना वीक एसिड है कि H2CO3 की फॉर्म में नहीं रहता, rather it will be dissociated in H plus and HCO3 minus, फिर later on 2H plus and CO3 2 minus, right? अब इसको ध्यान से सुनना, एसिडिफिकेशन, ओशियंस आर एसिडिक और बेसिक। एसिडिटी और बेसिसिटी को कहां से पता लगता है? पीएच स्केल से। ओशियन का जो पीएच है वो 7 से कम है कि ज्यादा है? 8 के आसपास है, ज्यादा है। अब अगर ओशियन एसिडिफिकेशन हो गया तो मतलब अब वो 7 से कम हो जाएगा। सारे के सारे गलत। ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि उसका पीएच 7 से नीचे आएगा। उसका पीएच 8 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7.8 7.9। ओशियंस विल स्टिल बी बेसिक इन नेचर, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? तो ये छोटी सी चीज है जो ध्यान रखना। अब ये जो CO3 2 माइनस है, अब ये करता क्या है? एसिडिफिकेशन में अगर एसिड आ रहा है तो वो कैसे आएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ओशियंस आर बिकमिंग एसिडिक, वो हो रही है। अब ये जो CO3 2 माइनस है ना, इसकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये जब भी कैल्शियम दिखेगा ना उसको अपने साथ रगड़ देगा, राइट? जहां पे इसको कैल्शियम दिखेगा ना ये उसको रगड़ देगा साथ में और अपने साथ एफिनिटी रखता है। इसीलिए जितने भी फाइटोप्लैंक्टन, जितने भी ये क्रैब्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एक्सोस्केलेटन्स कैल्शियम के बने हुए हैं, उनको ये डिसॉल्व करने लगेगा और खुद के साथ मिलाने लगेगा। समझे? जितने भी कैल्शियम पड़ा होगा ना, जो भी, सबको खींच के अपने साथ ले आएगा और वो क्या करेंगे? कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उनकी आउटर लेयर सारे की सारे डिसॉल्व। मेक सेंस गाइस? द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स भी किससे? एक्सोस्केलेटन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स का, ये भी सारे इससे अफेक्ट होंगे। क्लाउड सीडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। द आंसर वुड बी 1 2 and 3। हाँ बिल्कुल सही। यस, एसिड रेन होगा तो डेफिनेटली लीचिंग होगी कि नहीं होगी? अरे जब लीचिंग होगी तो सोइल के न्यूट्रिशन कम होंगे, न्यूट्रिशन कम होंगे तो प्लांट ग्रोथ इज रिड्यूस्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? जनरली एसिड रेन होती है ना जब, तब जो ये लीव्स हैं, पत्तियां जो होती हैं, इनके फॉइलेज को डैमेज कर देती हैं। पूरा का पूरा लीफ जो है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड रेन नहीं होता, होता है, बट दैट एसिड रेन इज वीकर इन नेचर। बचपन में अगर बचपन अच्छा गुजरा होगा तो मालूम रहेगी ये बात। माँ हमेशा कहती है कि मॉनसून की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। बोलते ना ऐसा, क्यों? क्योंकि पहली बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके वीक कार्बोनिक एसिड नीचे आता है। जो भी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पहली बारिश में सेटल होती है, उसके बाद बोलते नहाओ जाके। सो दैट्स व्हाट द रीजन इज। सो वीक कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? These two are
यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अभी बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन लेयर, बोन कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जिसको सीएमएस कहते हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. सो UNFCCC से रिलेटेड सिर्फ एक ही है, दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल. द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो यूवीबी रेडिएशन इंक्रीज होंगी. अगर ये यूवी रेडिएशन इंक्रीज होंगी तो प्लांट का ग्रोथ इंपैक्ट होगा, ह्यूमंस इंपैक्ट होंगे. और एक बात बताऊं सबसे बड़ी, इसके लिए कोई कन्वेंशन, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. अभी थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट्स आए, किगाली अमेंडमेंट्स. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज कंसीडर्ड एज one of the successful convention of the world. And in fact, this is because, always remember, the tropical nations will be the worst victim of climate change, and the developed nations will always be the worst victim of ozone layer depletion. क्योंकि हम यहाँ पे जब रहते हैं तब हमारे अंदर मेलानिन का कंटेंट है. वो मेलानिन कंटेंट जो ब्लैक कलर को बनाता है, उस मेलानिन कंटेंट के कारण हमारी स्किन कैंसर होने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली कम है. और यही, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्किन कैंसर, रादर these UV radiations are responsible for the genetic mutations in the human beings. मेजरली आज तक बचपन से हम स्किन कैंसर पढ़ते आए हैं, बट इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो डिजीज है वो जीन म्यूटेशंस हैं. जब ये यूवी रेडिएशंस आती हैं तो पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है. और प्रॉब्लम ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अर्लियर स्टेज में पता लग जाती हैं, और जो अर्लियर स्टेज में पता लग जाती हैं वो आगे इनहेरिट नहीं होती हैं क्योंकि हम उसका पहले इलाज कर लेते हैं. अब अगर मुझे कोई एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो मुझे 45 साल की उम्र में पता लगती है, इसका मतलब मैं अपने बच्चों को भी वो बीमारी दे चुका हूं, क्योंकि मैं उससे पहले तक तो मेरे जीन्स वहां तक ट्रांसफर हो चुके हैं. इस कारण से सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बनता है यूवी रेडिएशंस, राइट. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज a very easy question, not relevant, not important, but still this is the answer would be Ministry of, it's not just the ministry, rather it is the Department of Science and Technology. Department of Science and Technology, National Climate Vulnerability Assessment. Right? So that's all from my side, and I hope after 12-15 days, आज क्या तारीख है? नो 12-13 दिन है, अपना जी जान लगा देना. एंड मैं एक बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, ये दिल की बात है. सिर्फ ये 12 दिन कैन टेक यू टू सम अनदर लेवल. एंड yesterday I was also talking about one thing, that what do I miss in my life is to reach up to that stage where I wanted to be. Right? Despite being I am doing very good in my life, despite being I have achieved a lot, despite being I have done a lot, but still what zeal I am left with is to get to that position what I aspired for in my life. I always aspired that I should become a bureaucratic officer, और एक bureaucrat बनना चाहता था, एक administrative officer बनना चाहता था. People used to say me, yes, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 9th में when I was studying, I am a Hindi medium student, 9th में I had 61%, 61% थे, and 10th में I raised it to 92%. 91.33 to be very exact, and I am passed out from the Rajasthan Board of Secondary Education, and I was the district topper there. And then I realized what is the value of education. When I was rewarded by a district collector, then I thought to become an IAS officer. Then I saw who is that guy जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया कि ये मेरे को इनाम देगा.
Then I thought to become an administrative officer. Then it was a zeal inside me. Always I inspired for that. Though I went to so many cities, कोटा गया, तैयारी की, इंजीनियरिंग किया, उन सब सिचुएशंस में मैंने एक ही चीज रियलाइज की, yes, I cracked IIT also. I was having 7500, 7503 rank in IIT. I did not get a good branch, new IITs, metallurgies. I did not want that. Then I eventually landed up here in Chandigarh. Went to BITS Pilani, left that. Went to NIT Jalandhar, civil engineering, left that. Landed up here because destiny wanted me to be here. And we always have a tendency, we do curse destiny. कि मेरी किस्मत दा दोष है, मेरे लक नहीं चलता, मेरा किस्मत नहीं है. These all are things that will never be with you. Always remember, whatever destiny has thought for you is always good for you. And just to accept that truth, and in fact, believe me, you will be reaching to the highest places of your aspirations. Just one thing that I require from your side is, do the hard work, because always remember, there is no alternative of that. No alternative of hard work. If you are saying कि sir 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, I used to sleep for around only for 4 hours when I was preparing for UPSC. I was in Delhi. मतलब मैंने सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट किया था उस समय पे, वो मेरी चेयर थी और मेरा टेबल था. चेयर मैंने बहुत महंगी ली, उसमें मैं बैठता था 18 घंटे, 18 hours लगातार, सोना उस पे, खाना उस पे, पढ़ना उस पे, जागना उस पे, every single time. That's what the hard work I have done in my past. और उसी का तो खा रहा हूं मैं आज. अगर मैंने वो ना किया होता तो मैं तो अपनी लाइन छोड़ आया था बहुत पीछे, मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ. दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, दैट व्हाटएवर जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा मुझे करके दे दे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक एंड आई ऑलवेज परसीव, एंड यू विल ऑलवेज सी, जब भी तुम मेरे को कहीं पे भी पढ़ाते हुए देखोगे, माय एंथुसियाज्म, मेरा गला नहीं चल रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को बुखार है 2 दिन से, आई डोंट केयर. माय एंथुसियाज्म, माय dedication to my students, every single time you will call me up in the night, I will be there to help you out. और जिंदगी के कोई भी दौर में, ब्रेकअप हुआ तो भी, right? So please make sure you are making full of these 12 days, and I hope I did justice with you during these 5 days, and you must have liked whatever we have discussed in the classes. And please do one thing for me. Reproduce it, whatever we have done in the class, reproduce it to the full, so that you do not regret कि मैं आ नहीं करके गया तो मैं आ नहीं करके गया. रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में किसी भी चीज का. 12 दिन नहीं भी सोओगे चलेगा, अफसरी हमेशा अफसरी होती है. जो मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा. बहुत करीब से देख के आया हूं, इसीलिए बताता हूं. जब रोल नंबर डलता है, जब रिजल्ट आता है, रोल नंबर डलता है, उसमें नाम नहीं आता है, उस फीलिंग को भी देखा है. जब नाम आता है, उस फीलिंग को भी देखा है. ठीक है, चंडीगढ़ में रहते हुए देखा है, जब नाम आता है तब 26 होता हूं, जब नहीं आता है तो रूम पे होता हूं. बाकी जो समझदार है वो समझ जाएंगे, राइट? थैंक यू सो मच गाइस. विश यू वेरी वेरी गुड लक. आई होप सारे के सारे एग्जाम फोड़ के आने वाले हो तुम, राइट? थैंक यू.